गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण की कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस पे। तो आज 23 में है, दैनिक जागरण की कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपके रिलेवेंट क्या होगा, आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट होगा, उसको लेकर के हम फोकस करके यहाँ पे बताते हैं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट कुछ पॉइंट तो वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के स्टेट पीसीएस का तो ध्यान से आप इसको देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम न्यूज़ का। जो पहला हमारा टॉपिक है आरबीआई को लेकर के टॉपिक है। आरबीआई ने फिर अपना रेपो रेट कम किया है और इसको लेकर के फर्स्ट पेज पे भी न्यूज़ है और इसको लेकर के बिजनेस पेज पे भी न्यूज़ है। तो आरबीआई का रेपो रेट पहले कितना था? रेपो रेट था 3.75%। 3.75% आरबीआई का रेपो रेट था। अभी जो वर्तमान के रेपो रेट है, आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट घटाया। इसका मतलब ये हुआ कि 3.75 से जो है अब आरबीआई का रेपो रेट हो गया 3.35%। रेपो रेट दो रूप में इंपॉर्टेंट आज के समय में। पहला इंपॉर्टेंट तो यह है कि अगर रेपो रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सस्ता लोन मिल पाएगा। और दूसरा यह है कि सस्ता लोन अगर मिलता है, जैसे रेपो रेट क्या होता है कि 14 डे के लिए बैंक अगर आरबीआई से लोन लेती है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है, यानी मैक्सिमम 14 डे के लिए लेती है। मैक्सिमम जो है 14 डे के लिए ही लोन लेती है। लेकिन वर्तमान में जो है अब आरबीआई जो है रेपो रेट पर 1 वर्ष के लिए लोन देती है बैंक को। आरबीआई जो है अब 1 वर्ष से के लिए जो है रेपो रेट पे लोन दे रही है। 14 डे को एक्सटेंड करके 1 वर्ष कर दिया। पहला बात। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि आरबीआई अगर रेपो रेट कम करती है तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई के पास रिजर्व कम होगा, और आरबीआई के पास रिजर्व कम होगा इसका मतलब क्या है कि बैंकों के पास रिजर्व बढ़ेगा, और बैंकों के पास रिजर्व बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि बैंक अधिक से अधिक लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, जब भी मंदी का कंडीशन होता है ना तो जॉन मिनार्ड केन्स को आप कोट कर सकते हो। काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं जॉन मिनार्ड केन्स। और जब सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी 1930 के आसपास, 1920 और 30 के आसपास जो है सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तो उसके बाद जो है जॉन मिनार्ड केन्स ने एक थ्योरी दिया, और इनको आप कोट कर सकते हो कि जब भी मंदी की स्थिति हो या जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति हो, सरकार को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए जनता के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए। इसी तरह से आरबीआई को यानी केंद्रीय बैंक को अपना दरवाज़ा खोल देना चाहिए, यानी अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा कि अधिक से अधिक निवेश होगा, और अधिक से अधिक निवेश से क्या होगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। अधिक से अधिक प्रोडक्शन से क्या होगा, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगा लोगों का। इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट साइकिल। यानी अगर मंदी का कंडीशन हो तो लोगों के पास पैसा बढ़ाइए। पैसा बढ़ाने से क्या होगा कि मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग अगर लोगों के पास बढ़ेगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये साइकिल अगर मूव होगा तो इकोनॉमिक हमारा मूव करेगा। तो क्लियर होना चाहिए आपको कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, निवेश चक्र क्या होता है, और निवेश चक्र को मूव करने के लिए आरबीआई जो है लगातार आप देख रहे होंगे कि रेपो रेट अपना कम कर रहा है और मार्केट में अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ के आसपास जो है लगभग 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी, और इस 20 लाख करोड़ में लगभग 8 लाख करोड़ तो आरबीआई ने ही दिया। यानी अभी के समय में आरबीआई काफ़ी मात्रा में 8 लाख करोड़ रुपए काफ़ी बड़ी मात्रा होती है, और इतनी बड़ी मात्रा में आरबीआई पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पैसा मार्केट में बांट रहा है। तो इस पर हम कभी फिर आरबीआई की 8 लाख करोड़ रुपए में आरबीआई ने अभी तक क्या क्या किया है इसको लेकर के आत्मनिर्भर पैकेज जो आया है
आत्मनिर्भर पैकेज के तहत जो 5 पैकेज आया उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक अलग और सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने का। देखो, हांगकांग की आज़ादी छीनने की साजिश का विरोध। पहली बात तो बेसिक इशू जान लेते हैं कि बेसिक इशू क्या है और हांगकांग का इशू क्या है। पिछले 2 वर्ष से तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि हांगकांग को लेकर के चर्चा होती है। तो हांगकांग का बेसिक इशू क्या है उसको हम देखते हैं। देखो, जिस तरह से इंडिया ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, उसी तरह से हांगकांग भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी था 1997 तक, 1997 तक। 1997 में जो है ब्रिटेन ने हांगकांग को छोड़कर चले गए अपने देश। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने इसे सौंप दिया चीन को और चीन से एक कमिटमेंट किया 1 नेशन 2 सिस्टम का। यानी हांगकांग पे जो है एक देश और 2 व्यवस्था लागू हो गई। यानी चीन में मार्क्सवादी व्यवस्था है लेकिन हांगकांग में मार्क्सवादी व्यवस्था नहीं है, हांगकांग में लोकतंत्र है। हालांकि हांगकांग भी पार्ट हो गया चीन का। 1 नेशन 2 सिस्टम मतलब हो गया एक देश 2 पार्ट, यानी हांगकांग में लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये पहला जो है समझौता किया ब्रिटेन ने चीन के साथ कि आप हांगकांग में लोकतंत्र रखिएगा। दूसरा जो है कि 2047 तक, यानी 1997 में ब्रिटेन गया और 2047 तक ये 50 वर्ष तक जो है चीन हांगकांग के साथ इस नीति पे चलेगा। यानी 1 नेशन 2 सिस्टम पे 50 वर्ष तक चीन हांगकांग के साथ चलेगा। और उसके बाद क्या करेगा चीन? उसके बाद स्वतंत्र है। तो हांगकांग में क्या इशू है? हांगकांग में इशू यही है कि चीन को जो है समय मिला था कि 2047 के बाद जो है आप कोई नीति अपनाइएगा चीन को हांगकांग को अपने अंदर करने का या हांगकांग पे किसी तरह का व्यवस्था कायम करने का। 2047 के बाद नीति आप लाएंगे, लेकिन वर्तमान में ही चीन तुला हुआ है हांगकांग के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। यानी चीन किसी भी स्थिति में हांगकांग के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। तो अभी जो है ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के तहत एक चीन बिल लेकर आया है जिसके तहत चीन जो है हांगकांग में खुफिया एजेंसी का खोलेगी कार्यालय, और इसके बाद अन्य कार्यालय भी चीन हांगकांग में खोलेगी। और इसको लेकर के ये जो है आज का न्यूज़ है। इससे पहले जो इशू आ रहा था वो इशू आ रहा था प्रत्यर्पण कानून को लेकर के। 2019 में काफ़ी विरोध हुआ था हांगकांग में इस बिल को लेकर के। इसको कहा जाता है प्रत्यर्पण कानून। चीन ने एक प्रत्यर्पण कानून लाया और उसके तहत हांगकांग में गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति की जो सज़ा का प्रावधान है वो चीन करेगा, वो सज़ा जो होगा वो चीन में मिलेगा। तो ये जो है कानून हांगकांग की जो है संसद के द्वारा लाया गया था, जिसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। हांगकांग की सड़कों पे लगातार महीनों तक विरोध हुआ था और उसके बाद इस कानून को वापस लेना पड़ा। तो बेसिक इशू क्या है? हांगकांग पे चीन अपना आधिपत्य क्यों जमाना चाह रहा है? हांगकांग की लोकतंत्र को चीन क्यों खत्म करना चाह रहा है? बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। और इस न्यूज़ का भी जो है बेसिक इशू क्या है कि वहाँ पे खुफिया एजेंसी, चीन हांगकांग में खुफिया एजेंसी तथा अन्य कार्यालय खोलना चाहती है। तो इस रूप में जो है चीन धीरे धीरे हांगकांग का लोकतंत्र खत्म कर देगा और उसे पूरी तरह से उसे चीन में मिला लेगा। देखो, नदी अगर कहीं भी आता है तो नदी के बारे में थोड़ा सा जान लिया करो। जैसे ये इशू है कि तय समय से पूर्व चीन ने सतलुज नदी के पानी का डाटा शेयर करना शुरू किया। चीन जो है 2 नदी का डाटा हमारे साथ ज़रूर शेयर करता है। एक तो है सतलुज नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो जो तय सीमा है उससे पहले ही सतलुज नदी का डाटा चीन ने भारत के साथ शेयर करना शुरू किया। कोई इशू नहीं है। सतलुज नदी का जो बेसिक पॉइंट है, कई बार स्टेट पीसीएस में या 1 डे एग्जाम में बेसिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका जो बेसिक पॉइंट है उस पॉइंट को हम देखते हैं। सतलुज नदी जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। सदानीरा मतलब होता है कि वर्ष के प्रत्येक महीना वहाँ पानी होता है, वर्ष के 12 महीना वहाँ पानी होता है, उसको सदानीरा नदी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी वगैरह में, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसका पौराणिक नाम सतुद्री है।
सतलज का जो पौराणिक नाम है वो शत्रुदी है। इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है और ये पाकिस्तान में होकर अरब सागर में फाइनली ये गिर जाती हैं। ये नदी जो है 46 मीटर की ऊंचाई पे, 4600 मीटर की ऊंचाई पे मानसरोवर जो झील है उसके निकट जो है इसका उद्गम होता है, जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। तो याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में कि इसका उद्गम कहाँ है। उद्गम है मानसरोवर के पास जो है राक्षस ताल है, राक्षस ताल से ही इसका उद्गम है। और स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है लेंगजेन खम्बाव। क्या नाम है, लेंगचेन खम्बाव। लेंगचेन खम्बाव जो है इसका स्थानीय नाम है, यानी जो राक्षस ताल जहाँ से उद्गम होता है वहाँ इसका नाम है लेंगचेन खम्बाव। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, जो यहाँ पे इसी नदी पे है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। तो ये जो नॉर्मली देखो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये न्यूज़ से अधिक इम्पोर्टेंट इसका बेस जानना है। सतलज नदी का एक बार बेस देख लो। अगर आप पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हो, कोई न्यूज़ आ रहा है, तो उस न्यूज़ से संबंधित जो बेस है अपने इकोनॉमिक पोर्शन में जो आपका किताब पढ़ रहे हो, करस्पॉन्डिंग जो बुक पढ़ रहे हो आप, जैसे इकोनॉमिक पढ़ रहे हो या लक्ष्मीकांत की बुक है, तो उससे जा करके देख लेना चाहिए। और यही जो है यथार्थ होता है न्यूज़ पढ़ने का, यही तरीका होता है। देखो अयोध्या विवाद पे आज मुझे भी डिस्कस करने का इच्छा था। 2 दिन से मैं लगातार इस पर डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो आज जो है कोशिश करूंगा मैं अयोध्या विवाद क्या है उस पर लेकर के पूरी तरह से डिस्कस करने का। देखो ये जो तस्वीर दिख रही है, ये जो तस्वीर है ये विवादित ढांचा है, सॉरी ये जो है, ये जो जगह है इसको कहा गया विवादित ढांचा, ठीक है। तो ये विवादित ढांचा जो है इशू है, वो इशू क्या है, 2.77 एकड़ को लेकर के इशू है। 2.77 एकड़ जमीन है, उस जमीन को लेकर के इशू है। इसके 3 पार्टी हैं। पहला जो पार्टी है उसको बोलते हैं निर्मोही अखाड़ा। ये जो देख रहे हो ना आप, ये हो गया आपको रामचबूतरा हो गया, यहाँ पे हनुमान द्वार हो गया, सिंध द्वार हो गया, सीता की रसोई हो गया। तो ये सारे के सारे जो है, सीता की रसोई हो गया, हनुमान द्वार हो गया, सिंध द्वार हो गया, तो ये जो है निर्मोही अखाड़ा का पार्ट है। और निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि चूंकि ये सारा का सारा लैंड जो है, सारा का सारा जो पार्ट है ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए जो ये टोटल ज़मीन है 2.77 एकड़ की, जिसमें ये मस्जिद वगैरह इंक्लूड है, ये ज़मीन दे देनी चाहिए निर्मोही अखाड़ा को। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। निर्मोही अखाड़ा का क्या कहना है, उनका कहना है कि चूंकि ये सीता की रसोई, हनुमान द्वार, सिंध द्वार, ये सारा का सारा उनका क्षेत्र है, ये चबूतरा वगैरह जो है उनके क्षेत्राधिकार में आता है, ये वो इसकी निगरानी करते हैं, निर्मोही अखाड़ा इसकी निगरानी करते हैं, इसलिए ये जो है ज़मीन, पूरी ज़मीन है 2.77 एकड़ की, ये दे देनी चाहिए निर्मोही अखाड़ा को। दूसरा है वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहा जाता है। तो वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद की ऐतिहासिक मस्जिद है और मस्जिद की देखभाली का जिम्मा होता है वक्फ बोर्ड के पास। तो यही कारण है कि ये पूरा का पूरा जो लैंड है 2.77 एकड़ का, ये दे देनी चाहिए थी आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड को। और तीसरा जो पार्टी है वो है रामलला न्यास। 3 पार्टी हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला न्यास। तो रामलला न्यास का क्या कहना है कि ये मस्जिद जो दिख रहा है, ये बीच वाली ये बीच वाली जो पार्ट है, इस पार्ट के अंतर्गत जो है रामलला की मूर्ति रखी हुई है, यानी ये जो बीच वाली मस्जिद है उसमें रामलला की मूर्ति रखी हुई है, भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है। तो रामलला न्यास का कहना है कि चूंकि वे भगवान राम की मूर्ति का देखभाल करते हैं, वे
जो है पार्ट उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए टोटल जमीन दे देनी चाहिए थी आपको रामलला न्यास को। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से ये डिसीजन सुन रहा था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सबके जो है बात सुनी और अपना फैसला सुनाया। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये जो मस्जिद बनी है, देखो भगवान राम जो है हमारे आस्था का विषय हो सकता है, जितने भी लोग हैं 80% लोग इंडिया में हिंदू हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी आस्था के नाम पे अपना डिसीजन नहीं सुनाया। आस्था के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक के आधार पे अपना डिसीजन सुनाया। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये जो मस्जिद बनी है वो खाली ज़मीन पे बनी है, ठीक है। तो जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड इस तरह से दावा कर रहे थे कि मस्जिद जो है खाली ज़मीन पे बनी है। अब आ गया ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI ने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा कि इस मस्जिद के नीचे जो है बहुत सारी ऐसी संरचना है जो मंदिर जैसी संरचना, मंदिर है ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना पाई गई है सॉरी, यानी इस मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना हो सकती है। और इसकी रिपोर्ट को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था वो फैसला सुनाया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इशू था। और ये ऐसा इशू था कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले जो है लगभग 70 बार दंगा हो चुका था इस जगह पे। इसलिए प्रयास करता हूँ इस टॉपिक पे बहुत कम बोलने का, लेकिन लगभग 70 बार दंगा हो चुका था। तो इसलिए थोड़ा सा जो है सेंसिटिव होकर हमें ये न्यूज़ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभी जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कथनी थी, जो स्टेटमेंट था, प्रासंगिक हो रहा है। कैसे? अब न्यूज़ पे लौटते हैं। देखो अब न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है पुराने पुरावशेषों से जगी अतीत और स्वर्णिम अध्याय की संभावना, यानी वो जो ज़मीन है 2.77 एकड़ का जो लैंड है उसके नीचे जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर खुदाई की और वहाँ पे सही में मंदिर जैसी संरचना मिली है। ये देख रहे हो, यहाँ पे मंदिर जैसी संरचना मिली है। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा था कि यह खाली ज़मीन पे बना हुआ है, प्लेन लैंड पे जो है बना हुआ है, ये गलत साबित हुआ। बाबर का एक सेनापति मीर बांकी था जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया था और किसी मंदिर रूपी संरचना के ऊपर बनाया था, जहाँ पे लोगों का दावा है कि भगवान राम की जो है जन्मस्थली है। और जो ये अवशेष मिले हैं उस बात की पुष्टि भी करती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही होने की पुष्टि करती है। देखो आज का जो है पहला ये जो है बुनियादी मजबूत करने का वक्त जो है, ये सुनील अग्रवाल का जो है एक आर्टिकल है। और चूंकि ये खुद रियल एस्टेट से संबंधित हैं, यहाँ पे देखोगे कोई भी अगर पढ़ रहे हो ना, खास करके एडिटोरियल, तो उसमें लेखक के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो लेखक जो है खुद जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित है। तो रियल एस्टेट को लेकर के उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राजीव प्रताप रूडी का जो है एक एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। और इन्होंने खास करके अटल बिहारी वाजपेयी को कोट भी किया। देखो अगर आप भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंधों को लिखते हैं मेंस में, तो अटल जी को जरूर कोट कीजिए। अटल जी ने कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। यानी कल के डेट में कितना भी डिस्प्यूट हो नेपाल के साथ, हमें नेपाल के साथ ही रहना। पाकिस्तान के साथ कल के डेट में हमें कितना भी डिस्प्यूट हो, हमें पाकिस्तान के साथ ही रहना। बांग्लादेश के साथ भारत का कितना भी डिस्प्यूट हो, हमें बांग्लादेश के साथ ही रहना। तो हम इसे नहीं बदल सकते। तो आज जो है भारत नेपाल संबंध को लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। काला पानी का इशू को लेकर के लगातार चर्चा में था, कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे भारत नेपाल संबंधों को लेकर के। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं भारत नेपाल संबंध के बारे में। कुछ सकारात्मक संदर्भ देखेंगे, कुछ नकारात्मक संदर्भ देखेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो पहला पॉइंट ये है कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। यानी भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक रूप से नेपाल भारत से जुड़ा हुआ। दूसरा है कि जो भारत का नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंध है, यानी जो महात्मा बुद्ध थे,
महात्मा बुद्ध थे, उनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पे, वो नेपाल से सटा हुआ है, यानी एक तरह से कह सकते हो वो नेपाल में ही है। और महात्मा बुद्ध का जो है निर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, इंडिया में हुई थी। उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो गया में हुई थी। तो एक तरह से नेपाल और भारत किस तरह से बौद्ध धर्म के साझा संस्कृति को साझा करते हैं आपस में। 1950 में नेपाल और भारत के बीच में मित्रता संधि हुई है। 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मित्रता संधि हुई है, जो वर्तमान तक चल रहा है। और इसी संधि के तहत जो आप देखोगे कि भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, मुक्त आवाजाही है, यानी आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और नेपाल को इंडिया आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। रक्षा और विदेशी मामलों में नेपाल भारत का सहयोगी है, भारत नेपाल का सहयोगी है, भारत हेल्प करता है नेपाल को। इनफैक्ट जो है मिलिट्री को, नेपाल की जो मिलिट्री है उसको ट्रेन करने का भी काम इंडिया ही करता है। और ये मज़े की बात है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो नेपाल के मानक जनरल का पद धारण करते हैं, यानी नेपाल का एक जनरल होते हैं भारत के आर्मी चीफ। उसके बाद नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, सब जानते हैं कि एक लैंडलॉक कंट्री है। तीन तरफ वो भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है वो तिब्बत से घिरा हुआ, तिब्बत यानी एक तरह से कह सकते हो आप चीन से घिरा हुआ। उसके बाद हाल में ही नेपाल ने भारत के साथ जो है एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत रक्सौल, बिहार में रक्सौल पड़ता है, और काठमांडू, नेपाल के काठमांडू को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेल ट्रैक बिछाने की योजना शुरू की गई थी। भारत के रक्सौल जो बिहार में पड़ता है और नेपाल के काठमांडू के बीच में इलेक्ट्रिक जो है रेल बिछाने का काम शुरू किया गया था। और चूंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए जो नेपाल अपना ट्रेड करता है वो करता है नॉर्मली कलकत्ता पोर्ट से। कलकत्ता का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ से सारा सामान का ये आयात और निर्यात नेपाल करता है। और भारत इसको छूट दे रखा है कि आप जितना आयात निर्यात करना चाहते हैं कीजिए, आपको बिल्कुल छूट है, आपको कोई इसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल के सेना का आधुनिकीकरण भी कर रहा है, यानी नेपाल की सेना को प्रशिक्षण दे रहा है, उसको आधुनिकीकरण कर रहा है, उसको नया नया जो है हथियार देता है इंडिया, और एक अच्छा सहयोगी है इस मामले में। तो ये सारा के सारा पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ? तो नेगेटिव पॉइंट की शुरुआत जो है काफ़ी पहले हो गई, लेकिन याद रखिए कि 2017 में जब चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत की थी, 2017 में चीन ने जब वन बेल्ट ओवर बोलते हैं इसको, वन बेल्ट वन रोड परियोजना की जब शुरुआत की थी, तो उसके बाद भारत के इच्छा के विरुद्ध नेपाल उसमें जाके शामिल हो गया। और याद रखिए मात्र एक ऐसा राष्ट्र भूटान ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जो इस परियोजना में शामिल नहीं हुआ था, बाकी भारत के जितने पड़ोसी थे वो शामिल हो गए थे। दूसरा है कि नेपाल की स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन, चीन की जो भाषा है मंदारिन पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, और इसको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनका खर्च वहन करता है आपको चीन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में किस तरह से नेपाल चीन की ओर झुक रहा है, और नेपाल का चीन की ओर झुकना भारत के लिए खतरा का विषय बन सकता है, चूँकि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पूरी तरह से खुला हुआ है। उसके बाद 2015 में जो है मधेसी आंदोलन हुआ था। मधेसी आंदोलन आपको याद होगा हुआ था, और उस समय में जो है नेपाल ने आरोप लगाया था कि भारत मधेसी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, यानी एक तरह से जो मधेसी समुदाय का जो लोग विरोध कर रहा था नेपाल सरकार का, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? वो भारत बढ़ावा दे रहा है। भारत उसको आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है नेपाल के खिलाफ उकसाने के लिए। और उसके बाद जो है काला पानी को लेकर के इशू है, जो काला पानी कल भी हमने डिस्कस किया था, लगातार चर्चा में रह रहा है कि जो काला पानी का क्षेत्र है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, जो भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन नेपाल इसको कह रहा है कि नहीं ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है। 450 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ये क्षेत्र है, 400-450 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र है, राइट। तो नेपाल और भारत के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो मेंस अगर लिखने के लिए क्या है ना, कि आपके पास किसी भी टॉपिक का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए और किसी भी टॉपिक का कुछ नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद जो है आप एक अच्छा मेंस लिख सकते हो।
एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगातार मजदूर को लेकर के चर्चा हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पे जो है, इनको निश्चित तौर पे आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन कल का वीडियो हमारा देख सकते हो, आयुष्मान भारत योजना पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत बेसिक में बता देता हूँ कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, रांची से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी शुरुआत किया था। 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को, सॉरी व्यक्ति नहीं, प्रत्येक परिवार को, याद रखना 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष का इंश्योरेंस कवर मिलता है और लगभग 10 करोड़ परिवारों को इससे लाभ होगा। इस तरह से 50 करोड़ लोग इसके तहत आएंगे। 10 करोड़ परिवार को इसको लाभ होगा, 10 करोड़ जो है फैमिली को अगर लाभ होगा, एक फैमिली में मिनिमम 5 लोग रहते ही रहते हैं, तो इस तरह से मान लो कि ये 50 करोड़ लोगों को जो है ये फायदा पहुंचाएगा। यानी 50 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष मिलते हैं इंश्योरेंस कवर। यानी अगर किसी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का कोई बीमारी होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में जा करके इलाज करवा सकते हैं और ये 5 लाख रुपए भारत सरकार वहन करेगी। आरबीआई पे हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई हो गया। चलिए आज हमारे पास डिस्कशन के लिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है, बस एक न्यूज़ है थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, इसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो कि अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का क्या ऐलान। तो जो अमेरिका रशिया के साथ कुछ समय पहले तक, यानी 1990 तक जो है रशिया के साथ शीत युद्ध कर रही थी, अब जो है चीन जो के साथ अमेरिका का शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि जैसे दो देश हो गया, जैसे मान लीजिए अमेरिका और चीन हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रत्यक्ष तौर पे हमला नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका परमाणु बम फेंक देगा या किसी तरह का हमला करेगा चीन पे, या चीन किसी तरह का हमला करेगा अमेरिका पे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे दोनों हमला करेंगे। दोनों एक दूसरे के ट्रेड को प्रभावित करेंगे। दोनों के संबंध जिस देश से अच्छा है उस देश से प्रयास करेंगे कि दूसरे देश को दूर किया जाए। जैसे अमेरिका का संबंध अभी जो है इंडिया से अच्छा है, तो अमेरिका कोशिश करेगा कि इंडिया का जो संबंध है वो खराब किया जाए चीन के साथ। यही जो है मोटा मोटी इसी को स्थिति कहा जाता है शीत युद्ध की स्थिति है। यानी प्रत्यक्ष तौर पे हमला नहीं करके अप्रत्यक्ष तौर पे जितना भी हो सके एक दूसरे को जो है नीचे गिराना, एक दूसरे को डाउनफॉल करना, राइट। तो एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हो। तो चलो आज हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चूँकि मेहनत से बन रहा है इसलिए इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।